सोचिए, हमारी जेब में जो पैसा है वो सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल है जिसमें हजारों साल की कहानियां बंद है। और आज हम इसी टाइम कैप्सूल को खोलने वाले हैं, इसकी एक एक परत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर आपका बटुआ, आपका पर्स बोल सकता तो वो हमें क्या बताता? भारत के 2500 साल पुराने इतिहास की कौन सी कहानियां सुनाता? तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, एक ऐसे समय में जब कोई सिक्का, कोई नोट, कुछ भी नहीं था। तो सवाल उठता है कि भाई तब व्यापार होता कैसे था? सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान। पर इसमें ना भरोसे की बड़ी कमी थी। फिर एंट्री हुई धातु के टुकड़ों की। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। कैसे पता चले कि ये चांदी असली है या इसका वजन पूरा है? बस इसी भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए उस वक्त के शासकों ने इन टुकड़ों पर अपनी मुहर लगानी शुरू कर दी, और यहीं से भारत के पहले सिक्कों का जन्म हुआ। इन सिक्कों को कहते थे पंच मार्क्ड सिक्के, और ये आज के सिक्कों की तरह एकदम गोल मटोल नहीं होते थे। सोचिए, चांदी की चादरों को काटा जाता था और फिर उन पर अलग अलग थप्पों से निशान बना दिए जाते थे, और हर निशान का अपना एक अलग मतलब होता था, अपनी एक अलग पहचान। और ये जो निशान थे ना, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थे, ये तो एक तरह की विजुअल भाषा थी, एक कोड था। जैसे सौराष्ट्र के सिक्कों पर कुबड़ वाला बैल होता था, तो मगध के सिक्कों पर सूरज। मतलब सिर्फ निशान देखकर ही कोई भी बता सकता था कि ये सिक्का किस महाजनपद, किस शक्तिशाली राज्य का है। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम एक ऐसे क्रांतिकारी दौर में चल रहे हैं जहां विदेशी असर ने इन सिक्कों को सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा कला और शक्ति का एक जबरदस्त जरिया बना दिया। ये क्रांति लेकर आए इंडो ग्रीक शासक, और उनकी तकनीक का नाम था डाई स्ट्राइकिंग। इससे हुआ ये कि अब वो बेढंगे टेढ़े मेढ़े सिक्के बीते जमाने की बात हो गए। अब बनने लगे एक जैसे परफेक्टली गोल सिक्के। और कमाल की बात ये थी कि एक ही बार में सिक्के के दोनों तरफ एकदम साफ डिजाइन छप जाता था। लेकिन देखिए, असली गेम चेंजर टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो थी पहचान, आइडेंटिटी। इंडो ग्रीक शासकों ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सिक्कों पर राजा का चेहरा छापना शुरू कर दिया। सोचिए, अब सिक्का सिर्फ एक राज्य का सिंबल नहीं था, वो सीधे सीधे राजा की पहचान बन गया। कह सकते हैं कि ये उस जमाने की पर्सनल ब्रांडिंग थी। और इसके बाद तो समझ लीजिए सिक्कों का स्वर्ण युग ही शुरू हो गया। कुषाण साम्राज्य ने रोम के साथ व्यापार से प्रेरित होकर धड़ल्ले से सोने के सिक्के चलाए। फिर आए पश्चिमी क्षत्रप, जिन्होंने पहली बार सिक्कों पर तारीखें लिखवाईं। और गुप्त साम्राज्य, अरे उन्होंने तो सिक्कों को आर्ट का एक बेहतरीन नमूना ही बना डाला, जिन पर एकदम शुद्ध भारतीय डिजाइन और संस्कृत में लिखा होता था। उनके सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे, वो उनकी शाही ताकत का ऐलान करते थे। तो सदियों तक कला और अलग अलग तरह के सिक्के चलते रहे। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब तलाश शुरू होती है एक सिस्टम की, एक व्यवस्था की, एक ऐसी मुद्रा की जिस पर सब भरोसा कर सकें। समस्या कितनी बड़ी थी ये समझने के लिए बस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 300 से ज्यादा। जी हाँ, 19वीं सदी में भारत में 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के रुपये चल रहे थे। जरा सोचिए क्या हालत होती होगी। हर रुपये का वजन अलग, उसकी कीमत अलग, व्यापार करना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। ये एक तरह की आर्थिक अफरा तफरी थी। और इस पूरी अफरा तफरी का हल निकाला शेर शाह सूरी ने। उन्होंने एक स्टैंडर्ड चांदी का सिक्का जारी किया, रुपया। इसका वजन फिक्स था, 178 ग्रेन। इसकी शुद्धता तय थी। बस इसी एक कदम ने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद स्टैंडर्ड बना दिया। और मजे की बात यह है कि यही हमारे आज के रुपए का सीधा पूर्वज है। हाँ, लेकिन ये सफर एक दिन में पूरा नहीं हुआ, इसमें सदियां लगी। शुरुआत हुई शेरशाह सूरी के स्टैंडर्ड से। फिर 1835 में ब्रिटिश कॉइनेज एक्ट आया, जिसने सारे लोकल सिक्कों को बंद कर दिया। और आखिरकार 1862 आते आते महारानी विक्टोरिया के चेहरे वाले सिक्के ही पूरे देश की अकेली ब्रिटिश कंट्रोल्ड करेंसी बन गए। पर यह सब इतना आसान भी नहीं था। एक बड़ी मुश्किल तब आई जिसे रुपये का पतन कहते हैं। हुआ ये कि 19वीं सदी के आखिर में पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जा रही थी, लेकिन भारत का रुपया चांदी पर टिका हुआ था। तो जब दुनिया के बाजार में चांदी की कीमत धड़ाम से गिरी, तो हमारे रुपये की वैल्यू भी बुरी तरह से गिर गई।
चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये रुपया एक आज़ाद देश की पहचान, एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का प्रतीक बनता है। आज़ादी के बाद जो हुआ वो सिर्फ एक बदलाव नहीं था, वो एक ऐलान था। सिक्कों पर से ब्रिटिश राजा का चेहरा हटा और उसकी जगह आया हमारा अशोक स्तंभ, सारनाथ का लायन कैपिटल। ये शब्दों से कहीं ज्यादा जोरदार संदेश था कि अब शाही हुकूमत खत्म और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ है। फिर साल आया 1957 और एक और बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी बदलाव हुआ। इसे कहते हैं डेसिमलाइजेशन। वो जो पुराना हिसाब था ना, 1 रुपए में 16 आने और 1 आने में 4 पैसे, वो सब खत्म। अब सिस्टम एकदम सिंपल हो गया। 1 रुपया मतलब 100 नए पैसे। बस इस एक छोटे से बदलाव ने हिसाब किताब को बच्चों का खेल बना दिया और भारत को दुनिया के मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम के साथ खड़ा कर दिया। और आज के ज़माने में हमारे नोटों को सेफ रखने के लिए बहुत ही हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल होता है। कभी महात्मा गांधी सीरीज के नोट को ध्यान से देखिएगा। उसमें वाटरमार्क है, एक सिक्योरिटी थ्रेड है जिसका रंग बदलता है, उभरी हुई प्रिंटिंग है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन कर देती हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊं, आपकी जेब में जो सिक्के हैं ना, उनमें एक राज छुपा है। हर सिक्के पर एक छोटा सा निशान होता है जो ये बताता है कि वो बना कहाँ है। अगर कोई निशान नहीं है तो वो कलकत्ता में बना है, अगर डायमंड का निशान है तो मुंबई, सितारा है तो हैदराबाद, और अगर एक छोटी सी बिंदी है तो वो नोएडा की टकसाल का है। अगली बार जब हाथ में सिक्का है तो चेक जरूर कीजिएगा। तो कुल मिला के देखें तो रुपये का ये पूरा सफ़र असल में भारत की ही कहानी है। ये सिर्फ पैसे का इतिहास नहीं है, ये कहानी है राजनीतिक एकता की, राष्ट्रीय आज़ादी की और हमारी अपनी पहचान की। एक ऐसी कहानी जो हमारे हर सिक्के, हर नोट पर लिखी हुई है। तो हमारे पैसे की एक कहानी है जो प्राचीन राज्यों से शुरू होकर एक मॉडर्न रिपब्लिक तक पहुंचती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आने वाले कल में, भविष्य में, यही रुपया हमारे बारे में दुनिया को क्या कहानी सुनाएगा।